गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणिता सैनी। आज हम ग्रेड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पेपर के अंतर्गत सामूहिक संप्रेषण के बारे में स्टडी करेंगे। सामूहिक संप्रेषण, सामूहिक से पता है कि समूह में किया जाने वाला विचारों या भावों का आदान प्रदान ही सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। सामूहिक यानी समूह में। अगर इसका हम मीनिंग देखें तो ये हो गया समूह, ठीक है। और संप्रेषण का मतलब हो गया विचारों, भावों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान। तो इस प्रकार हमारा जो सामूहिक संप्रेषण का जो मीनिंग हो गया वो हो गया कि समूह में व्यक्ति द्वारा विचारों, भावों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, हमारा सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। इस समूह को अगर हम एक एग्जाम्पल माने तो इसमें हमारे क्लासरूम टीचिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जब शिक्षक द्वारा बालकों के समूह को सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से अपने विषय वस्तु को विषय वस्तु रूपी अपने विचार, भाव और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार इसमें ये जो सामूहिक संप्रेषण है ये क्या है, अपने आप में संप्रेषण क्या है, बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें जो भी विचार या सूचनाएं दी जाती है वो बालकों की आवश्यकता, आदतें, रुचि यानी मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रख करके दी जाती है। साथ ही ये जो सामूहिक संप्रेषण है यह समय सारणी के आधार पर, जो हमारा टाइम टेबल होता है स्कूलों में, तो समय सारणी के अनुसार ही हम क्या करते हैं, सामूहिक संप्रेषण से संबंधित टास्क को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस समय सारणी के अनुसार जो टीचर है और स्टूडेंट है इसके बीच जो अंतःक्रिया है वो अंतःक्रिया ही क्या है, हमारा सामूहिक संप्रेषण होती है। तो इस प्रकार से ये समय सारणी क्या करती है, हमारे टीचर और स्टूडेंट को एक समय सीमा में बांध देती है। और पर्टिकुलर जैसे हाफ आवर का अगर पीरियड दिया हुआ है तो टीचर को क्या है, आधे घंटे के अंदर ही अपने कंटेंट से रिलेटेड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से उस टास्क को पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार ये निर्धारित जो समय सारणी है वो निर्धारित समय के अंदर ही पर्टिकुलर टीचर को अपना पूरा करिकुलम पूरे सत्र भर में उस हाफ एन आवर का जो पीरियड उसे अलॉट किया गया है उसके अंदर ही उसे पूर्ण करना पड़ता है। तो ये सारी हमारा एक तरह से अगर इसमें एक और एग्जांपल ले तो ये एग्जांपल हो सकता है कि जब मास कम्युनिकेशन जनसमूह, तो बहुत सारे जिस प्रकार से पॉलिटिशियन होते हैं अपने इलेक्शन आने से पहले अपना प्रचार करते हैं, तो वह भी सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत ही शामिल
अपने आप में बड़े स्तर पर अब इसमें सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत हम एक ही उद्देश्य के आधारित भी सामूहिक संप्रेषण हो सकता है, एक ही मानसिक स्तर की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में भी सामूहिक संप्रेषण हो सकता है कि एक ही योग्यता भी इसमें आती है। एक ही योग्यता वाले व्यक्ति को हम जब सामूहिक संप्रेषण करते हैं, और दूसरा इसके अंतर्गत होता है कि एक ही मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति भी इसमें काउंट होते हैं, और दूसरा एक ही उद्देश्य वाले तो ये क्या है, इस प्रकार सामूहिक संप्रेषण में जो भी हमारे लिसनर है, श्रोतागण है, जो संप्रेषण को सुन रहे हैं, ठीक है, किसी लीडर के द्वारा या टीचर के द्वारा, तो वह क्या होते हैं, एक ही योग्यता से संबंधित होते हैं। अगर स्कूली एजुकेशन की बात करें तो हम 8वीं क्लास के बच्चों को अगर क्लास सब्जेक्ट टीचर स्टडी करा रहा है तो वो उनकी एक ही योग्यता होती है, एक ही उद्देश्य होता है, और एक ही मानसिक क्षमता वाले व्यक्ति इसमें होते हैं। तो इस प्रकार ये सामूहिक संप्रेषण अपने आप में एक विशाल जन समूह को संपादित करने के लिए ये कार्य सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता इस सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से अपने जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उसको संपादित कर सकता है। अब सामूहिक संप्रेषण के गुण, सामूहिक संप्रेषण के गुण। अब ये सामूहिक संप्रेषण के जो गुण है, सामूहिक संप्रेषण के गुण में सबसे पहला गुण है कि यह सरल, सस्ती, एवं व्यावहारिक विधि है। तो इसमें क्या है कि जो भी जन सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से विशाल कक्षा कक्ष कह सकते हैं हम, जहाँ 40-50 स्टूडेंट मौजूद हो, या विशाल जन समूह भी कह सकते हैं, तो उनमें एक ही कम रिसोर्सेज के माध्यम से ज्यादा जन समूह को हम सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से, और सस्ती भी है, माइक वगैरह इन्हीं की व्यवस्था करनी पड़ती है, और इसको हम बिहेवियर टर्म्स में ला सकते हैं। तो इस प्रकार सामूहिक संप्रेषण जो है वो बहुत ही सरल है, सस्ता है और व्यवहारिक है। इसके पश्चात है छात्रों को व्यवहार कुशल बनाना। जब शिक्षक या अन्य किसी पॉलिटिशियन रहता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, विशाल जन समूह को संप्रेषित करता है, तो उसके देख करके बालकों के अंदर भी क्या है, इस प्रकार की जो व्यवहारिकता है, व्यवहार कुशल है, पूरे अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, तो ये सारे कौशल इस सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से किए जा सकते हैं। और इससे तर्क, चिंतन, कल्पना आदि मानसिक
शक्तियों का विकास। तो इस विधि के माध्यम से क्या है, जो भी अगर शिक्षक है सामूहिक संप्रेषण के माध्यम से अपने बालकों में ये सारी जो एक तरह से कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए लॉजिकल थिंकिंग बहुत आवश्यक होती है, कल्पनाशीलता है, और ये सब मानसिक शक्तियों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक स्टूडेंट भी क्या है अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकेगा, अपने विचार अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकेगा। तो ये विधि क्या करती है, स्टूडेंट्स में चिंतन, तर्क, कल्पना आदि मानसिक शक्तियों का विकास करती है। नेक्स्ट इसमें नेतृत्व के गुणों का विकास। अब इस विधि में नेतृत्व के गुणों का विकास, इसमें क्या है कि जब क्लास विद्यालय की बात करते हैं हम, जब शिक्षक द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन तो होता है, साथ ही शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन भी होता है। तो शैक्षिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जो बालकों में लीडरशिप की क्वालिटी को जन्म देती है। तो इसमें बालकों को विभिन्न प्रकार के टास्क देकर के समूह के अंदर वो टास्क दिए जाते हैं और एक व्यक्ति को उसमें उसका रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है और उसको समस्त कार्यों को संपादित करने की समस्त जवाबदारी उस व्यक्ति की होती है या उस स्टूडेंट की होती है। तो इसे धीरे धीरे जब वह कार्य को करता है और सभी से कार्य लेना, सभी से आपसी तालमेल, सहयोग के आधार पर उस कार्य को पूर्ण करना, ये सब क्या है लीडरशिप की क्वालिटी है। तो लीडरशिप के गुणों का विकास करने के लिए भी सामूहिक संप्रेषण आवश्यक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है, इसमें प्रतियोगिता या हम कह सकते हैं स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास। तो इसमें स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास, जब सामूहिक रूप से हम संप्रेषण कर रहे हैं तो सभी को अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी समस्त जो भी इंफॉर्मेशन उनके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस से गेन की है वो सभी क्या है प्रतियोगिता के रूप में, और जब समूह में कार्य करता है व्यक्ति या बालक तो उसमें हेल्दी कंपटीशन की भावना का विकास शिक्षक द्वारा सामूहिक संप्रेषण के रूप में भी किया जा सकता है। साथ ही बालकों को मोटिवेट भी किया जा सकता है, तो उसके लिए भी सामूहिक संप्रेषण आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें आता है सद्गुणों का विकास। जब इस प्रकार से सामूहिक संप्रेषण शिक्षक द्वारा क्लासरूम की गतिविधि में किया जाता है तो उससे जो मानवीय मूल्य है, सद्गुण है, जिसमें समूह में कार्य करना और शिक्षक भी एक अपना आइडियल फॉर्म प्रस्तुत कर सकता है, उसको देख करके भी समूह के या क्लासरूम के जो बच्चे हैं पर्टिकुलर किसी विशेष टीचर को अपना आइडियल मानते हैं, तो उसके अनुकरण के द्वारा उनके अंदर भी जैसे वो क्वालिटीज आती है जो एक आइडियल टीचर में होनी चाहिए, तो वे उसी की ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से सामूहिक संप्रेषण क्या है, बालकों में सद्गुण के विकास का भी कार्य करता है। इसके बाद है कि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला, तथा कविता पाठों हेतु उपयोगी तो जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें समूह के अंदर ही रह करके हम क्या
है बालकों के स्टडी करा सकते हैं, और समूह में रहने का समूह में ही कार्य देने पर या समूह में ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करने पर इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जो अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली संगीत, कला और ये कविता से संबंधित जो विषय हैं उसमें अधिक से अधिक अवसर बालकों को मिलते हैं, और एक ऐसा समूह में वातावरण क्रिएट होता है जिसमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जन्म लेती है, और हर व्यक्ति अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है। तो ऐसे विषयों के लिए भी जो सामूहिक संप्रेषण है वो आवश्यक है। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट इसके गुण है सामूहिक संप्रेषण के, वह है इसमें अनुकरण की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि शिक्षक का रोल क्या होता है, एक आइडियल टीचर का होता है। जिसका भी स्टूडेंट अपने आप को जिस टीचर को अपने लिए बेस्ट टीचर या अच्छा टीचर या एक आइडियल टीचर मानते हैं, तो उसके समस्त जो गुण हैं उसका वह अनुकरण करते हैं। जैसे कोई शिक्षक होता है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, किसी की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कोई अनुशासन प्रिय होता है, समय पाबंदी भी एक विषय का ज्ञाता तो है ही। तो ये सारे जो क्वालिटीज हैं एक बेस्ट टीचर में देखी जाती हैं, और स्टूडेंट उसी की ही कॉपी करता है, और ये भी क्या है अनुकरण के माध्यम से ही होता है। और इसके साथ ही अगर शिक्षक का एक्सप्लेनेशन पावर अच्छा है तो बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे प्रैक्टिकल वर्क देगा ताकि अधिक से अधिक सामूहिक संप्रेषण के अवसर भी बालकों को मिले, क्योंकि सामूहिक संप्रेषण के जब तक अवसर नहीं मिलेंगे तब तक बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है, इसमें एक डेफिनेशन दी है रायबर्न ने। तो रायबर्न के अनुसार रायबर्न ने कहा है कि यह विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो रायबर्न ने दी है कि ये जो सामूहिक संप्रेषण विधि का जब एक शिक्षक अपनी क्लासरूम में इसका यूज करता है और इसी का ही करता है, क्योंकि इंडिविजुअल संप्रेषण तो है नहीं, तो सामूहिक संप्रेषण की जो विधि है वह बालकों को अधिक से अधिक सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है। यानी इट्स मीन जो भी प्रॉब्लम आती है शिक्षक और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं और वो उपयोगी सुझाव प्रदान करते हैं, और वो सुझाव ही क्या है आगे जाकर के नवीन ज्ञान के लिए एक बेस प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें पढ़ने का उत्साह बना रहता है, क्योंकि समूह में संप्रेषण होता है। तो समूह में संप्रेषण होने के कारण क्या है, ग्रुप के आधार पर ही ज्यादा से ज्यादा हम एक बच्चा दूसरे बच्चों को देख करके क्या है अधिक से अधिक मोटिवेट होता है, और जैसे कोई बच्चा 3 घंटे स्टडी करता है तो बालक भी दूसरा 5 घंटे स्टडी करेगा। इट्स मीन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, और इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, कुछ अच्छा बेहतर अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है पढ़ने की भावना का भी उत्साह बना रहता है। यह अब नेक्स्ट जो है इसमें
अब इसमें जो लज्जाशील है बच्चे, संकोची प्रवृत्ति के हैं एवं संकोची प्रवृत्ति के बालकों हेतु उपयोगी। तो इसमें क्या है, जो भी सामूहिक संप्रेषण में ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एक तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं, ये इसमें लज्जाशीलता, संकोच प्रवृत्ति, झिझक पाई जाती है, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे बालकों के लिए जो सामूहिक संप्रेषण विधि है वो बहुत ही उपयोगी। इसके अंदर शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बालकों को अवसर प्रदान करता है जिससे वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, कुछ ऐसे कार्य समूह में संपादित करवाता है जिससे इनकी झिझक और संकोच की प्रवृत्ति कम हो सके, तो ये इसमें भी आवश्यक है। फिर इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, साथ ही जो कह सकते हैं बालक है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि जब समूह में कार्य करता है और एक दूसरे को देख कर के कार्य करता है तो काफी अच्छे से अच्छा उसकी परफॉर्मेंस देना चाहता है ताकि उसका अचीवमेंट अच्छा हो और जो परिणाम है जो वो चाहता है उस तरह से उसे प्राप्त हो। और एट द लास्ट है कि आदर्श नागरिकता का प्रशिक्षण। अब इसमें क्या है, तो सामूहिक रूप से हम संप्रेषण यूज करते हैं तो जो मेन उद्देश्य ही शिक्षा का है कि एक उत्तम नागरिक का निर्माण करना। तो उत्तम नागरिक के लिए जो भी आवश्यक गुण है, समूह में कार्य करना, आपसी सहयोग, मिलजुल कर काम करना, सहकारिता है और समूह के हितों को भी ध्यान में रखना, व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देना, तो ये कुछ ऐसे हैं जो एक तरह से नागरिक के गुण हैं, अपने कर्तव्य हैं, अपने नियम पूर्वक जीवन को अनुशासित रूप से जीना, अपने अधिकारों का ऐसा उपयोग करना जिससे दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। तो कुछ ऐसे प्रशिक्षण होते हैं जो इस सामूहिक संप्रेषण विधि में ही हम बालकों को सिखा सकते हैं। तो ये सारे जो ऑल ओवर हमारे हैं ये सामूहिक संप्रेषण के गुण हैं। अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट है संप्रेषण के दोष। अब इसके बेनिफिट्स तो हमने देखे, अब इसके दोष क्या क्या हैं। दोष, अब इस विधि के जो दोष हैं इसमें सबसे पहला है कि यह मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यानी इस विधि में जब हम क्लासरूम टीचिंग की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, साथ ही जनसमूह की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल रूप से व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता, इनका ध्यान नहीं रखा जाता कि बच्चा कैसे स्लो रनर है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। नेक्स्ट है
ये कक्षा केंद्रित विधि है, कक्षा केंद्रित विधि है। और जबकि आज के समय में जब एनसीएफ 2005 भी कह रहा है कि बालकों को शिक्षक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें समस्त क्रियाओं के माध्यम से वे स्वयं अपने अंदर ज्ञान का सृजन कर सके, ये एनसीएफ 2005 कहता है। लेकिन सामूहिक संप्रेषण ये कक्षा केंद्रित विधि है, ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, यानी बालकों को ध्यान में रखकर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, इसमें समय सारणी को महत्व दिया जाता है, क्योंकि अगर हम कोई भी सामूहिक संप्रेषण करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। अगर हम क्लासरूम टीचिंग की को ज्यादा महत्व हम ये कर सकते हैं, ज्यादा महत्व, तो इसमें समय सारणी को भी ज्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे क्लासरूम टीचिंग है चाहे ऑल ओवर मास कम्युनिकेशन है। तो इसमें क्या है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के पीरियड के लिए बंधा हुआ होता है, या जो स्पीकर्स होते हैं वो मोर देन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो इस तरह टाइम लिमिट होता है। तो जो सामूहिक संप्रेषण करना है, जिस उद्देश्य से करना है, वो उससे उसकी प्राप्ति में थोड़ा सक्षम हो जाता है। साथ ही ये समय सारणी के अंदर एक अपने विचारों को, भावों को बांध देती है, तो उससे जो उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए वह पूर्ति होने में भी संशय होता है। और शिक्षक के रूप में अगर देखते हैं तो आधे घंटे के अंदर धीरे धीरे पढ़ा के पूरा पाठ्यक्रम से पूर्ण करना पड़ता है, आधे घंटे के पीरियड में ही, पूरे सत्र भर के अंदर। लेकिन समय सीमा इस तरह से होती है कि तो शिक्षक का उद्देश्य हो जाता है केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करना, तो वो कैसे भी पूर्ण करें, उसको टाइम हमेशा आधा घंटा। तो जो सामूहिक संप्रेषण है इसमें अपने विचारों, अभिव्यक्ति, जो भी कंटेंट है उसको समझाने के लिए एक समय सीमा में बांध करके संकुचित कर देती है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके पश्चात है कि इसमें टीचर और स्टूडेंट के मध्य संपर्क नहीं। तो इसमें जो भी टीचर है, क्योंकि जब जन समूह में या क्लासरूम 60, 70, 80 बच्चों की क्लास हो या कभी 50, 60, 40, 50, 60 के बच्चों की क्लास हो, तो उसमें टीचर इतना ध्यान नहीं दे पाता हर एक बच्चे पर, तो इसमें आपस में कोई ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाता। और एक ही टीचर एक ही विषय को विभिन्न कक्षाओं में भी पढ़ाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी सेक्शन हो जाता है ज़्यादा स्टूडेंट होने पर, तो वही कंटेंट सेम रिपीट होता है। लेकिन अब 120 है, 40-40 या 40-40 करके 3 सेक्शन बन गए, तो 3 सेक्शन के अंदर इतने 120 बच्चों के मध्य आपस में एक जो कोलैबोरेशन है, उनके मध्य संपर्क वाली स्थिति है वो बहुत नगण्य हो जाती है। इसके बाद जो स्टूडेंट की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उत्पन्न समस्याओं का समाधान नहीं। तो इसमें ये चीज है कि इंडिविजुअल जो बच्चों की अपनी नीड्स है, उनकी आवश्यकता, आदतें, रुचि के अनुसार जो प्रॉब्लम उन्हें क्रिएट हो रही है कंटेंट से रिलेटेड, या अपने आप को एक्सप्रेस करने या व्यक्तिगत कोई समस्या हो, तो उसका प्रॉपर समाधान नहीं हो पाता। इस विधि में टीचर ही सक्रिय होता है और स्टूडेंट क्या होता है, वो बिल्कुल भी निष्क्रिय श्रोता होता है। इनको ज्यादा कार्य के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। इसके पश्चात जो 1-2 पॉइंट्स और हैं इसके, इसमें सभी
बालकों हेतु एक ही विधि हितकारी नहीं। यानी इसमें क्या है, जो विधि है वो सभी बच्चों के लिए एक ही विधि लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ विशेष बालक होते हैं और कुछ सामान्य बालक होते हैं। और सामूहिक संप्रेषण विधि जो है वो सामूहिक रूप से सामान्य बालकों के लिए उपयोगी है। विशेष आवश्यकता वाले बालक जैसे प्रतिभाशाली मंद बुद्धि बालक है इनके लिए उपयोगी नहीं है। साथ ही यह है व्यक्तिगत भेदों की अवहेलना करती है। यानी इंडिविजुअल रूप से जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो इस विधि के आधार पर उपेक्षित नजर आती है। हर बच्चे की नीड, उनकी आवश्यकता, उनका मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल रूप से इसका नहीं हो पाता ध्यान। अब नेक्स्ट जो आपको दिया जाता है आज का असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि सामूहिक संप्रेषण के गुण एवं दोष बताइए। तो इसमें आपको इसका जो आंसर है वो आपको 250 वर्ड्स में करना है। और साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है जिसमें आपको जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं, फेस पे सदा मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।